मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिकंसिडरेशन प्रोसेस के बारे में, क्योंकि हमें काफ़ी जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने ये पूछा कि सर हमारी रिफ्यूज़ल आ गई है, तो क्या हमें रिकंसिडरेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको इस प्रोसेस को कि रिकंसिडरेशन होता क्या है, क्या इसके बेनिफिट हैं, कैसे आपने अप्लाई करना है, कितने इसमें सक्सेस चांस है, तो उसको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी रिफ्यूज़ल आई है, आप रिकंसिडरेशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, दोस्तों इस वीडियो से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी अभी रिफ्यूज़ल आई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले तो यही जानेंगे कि क्या रिफ्यूज़ल का क्या प्रोसेस है, रिकंसिडरेशन का क्या प्रोसेस है, जहाँ पे इनकेस अगर आपकी रिफ्यूज़ल आती है तो आप रिकंसिडरेशन के लिए अप्लाई करते हो। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि कब आपको अप्लाई करना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपकी रिफ्यूज़ल आ जाती है तो आपका कोई भी पर्पस है तो उसके बिहाफ पे आप अप्लाई करोगे, है ना। रिकंसिडरेशन में जो अप्रूवल रेट होता है वो काफ़ी कम होता है, तो कौन से ऐसे आपके जो कौन सा ऐसा पर्पस है जहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे आप रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट को रेज़ करते हैं, कैसे आप अप्लाई करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे की डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इनकेस अगर आपकी रिफ्यूज़ल आई है तो आपको डॉक्यूमेंट्स में आपको रिकंसिडरेशन जो आपकी रिक्वेस्ट है उसमें आपको अटैच करने चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि कितने चांसेस होते हैं इनकेस आप अप्लाई करते हो तो आपके रिफ्यूज़ल को पीपीआर में चेंज होने के कितने चांसेस होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इनकेस आप इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और इनकेस आप मुझसे अपने डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करवाना चाहते हैं या हमारे थ्रू अपना प्रोसेस को कंप्लीट करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट प्रोसेस होता क्या है। तो ये बेसिक एक फॉर्मल अपील है जहाँ पर हम आईआरसीसी को या वीज़ा ऑफिसर को हम कहते हैं कि जो भी आपने डिसीजन दिया है, चाहे वो विजिटर वीज़ा में है, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा में है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास एक चांस होता है कि हम डॉक्यूमेंट के माध्यम से वीज़ा ऑफिसर को उनकी जो उन्होंने गलतियाँ की हैं या उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ध्यान से नहीं चेक किए, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट है शायद जो उन्होंने मिस कर दिया उसके बारे में, या जो भी अनफेयर असेसमेंट है, जो भी उन्होंने डिसीज़न लेते वक्त कहा है, या जो भी हमें जो डिसीज़न दी है, तो जो भी असेसमेंट है उसके बारे में हम जो वीज़ा ऑफिसर को कहते हैं। बेसिकली ये एक प्रोसेस है जहाँ पे हम अपील करते हैं कि सर आपने हमें ये रिफ्यूज़ल दी है बट हमारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये रिफ्यूज़ल नहीं बनती, हमें हमारा जो है वीज़ा बनता है ना, तो इसको हम रिकंसिडरेशन प्रोसेस कहते हैं। होता क्या है कि जब आपकी फ़ाइल रिफ्यूज़ होती है तो दो रास्ते होते हैं। नंबर एक है रिकंसिडरेशन, नंबर दूसरा है आप नई फ़ाइल को सबमिट करो। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिकंसिडरेशन में उन गलतियों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, उन डॉक्यूमेंट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, रिफ्यूज़ल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है रादर देन एक न्यू एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि आईआरसीसी की वेबसाइट पे आप एक वेब फॉर्म रेज़ करते हैं, वहाँ पे सारी डिटेलिंग फिल करते हैं और आपका जो रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाती है। तो किसी भी तरह की यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं होते, बट हाँ अगर कोई प्रोफेशनल से आप यहाँ पे रिकंसिडरेशन के लिए अप्लाई करवाते हो तो वो अपनी जो फीस है वो ले सकते हैं, बट किसी भी तरह का आईआरसीसी के माध्यम से कोई पैसा नहीं लिया जाता। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपको रिकंसिडरेशन कब अप्लाई करनी चाहिए। तो आपको रिकंसिडरेशन होता क्या है, प्रोसेस क्या है, उस बारे में आपको पता लग गया होगा। तो सबसे पहले ये है कि अब बात कर लेते हैं कि आपको किस किस केसेस में आपको रिकंसिडरेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। देखो, वीज़ा हम दो तरीके से अप्लाई करते हैं। नंबर एक है विजिटर वीज़ा, जहाँ पे आपको इन्विटेशन मिलता है और आप उस इन्विटेशन के बेस पे आप वीज़ा को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट समझने वाला है कि इनकेस अगर आपका जो पर्पस था वो काफ़ी अर्जेंट था या इम्पोर्टेंट था, जैसे कि इनकेस अगर आपका कोई रिश्तेदार है वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी हालात जो है वो काफ़ी गंभीर है और आपको वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है, मिलना ज़रूरी है, उस केस में आप रिकंसिडरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आप यहाँ पे काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको बिजनेस मीटिंग वहाँ पे अटेंड करनी थी, आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है अगर आप उस मीटिंग को अटेंड नहीं करोगे, तब आपको जो है रिकंसिडरेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए और ऐसे केसेस में अप्रूवल रेट ज़्यादा होती है।
वहीं दूसरी तरफ इन केस मान लो कि आपको इनविटेशन मिला है, आपके भाई ने आपको बुलाया था, बहन ने आपको बुलाया था, आपके दोस्त ने बुलाया था, बट जो पर्पस था वो सिंगल डे था। सिंगल डे का मतलब है कि वहाँ पे बर्थडे था, वेडिंग थी, एनिवर्सरी थी, यानी कि वो ऐसा पर्पस था जो आपके जाने या ना जाने से उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। देखो, जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट होके रहेगा, एनिवर्सरी सेलिब्रेट होके रहेगी, और जो मैरिज है वो भी होके रहेगी, अनलेस अनटिल आप खुद दूल्हा या दुल्हन ना हो, है ना। इन केस आपको इनवाइट किया था फंक्शन में अटेंड होने के लिए और आपका सिंगल डे इवेंट था, तब आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए। दूसरी तरफ इन केस आप जो अगर शादी की बात करें, मान लीजिए कि आपके बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, तो आपको वहाँ पे जाना ज़रूरी है। उस केस में आप रिक्वेस्ट को रेज़ कर सकते हैं। बट जब भी आप रिक्वेस्ट रेज़ करें, आप ये ध्यान से रखें कि जो आपके की डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे वैलिड होने चाहिए। वहाँ पे आपको ये यकीन होना चाहिए कि हमें जो रिकंसिडरेशन में हमें अप्रूवल आ जाएगी। दूसरा, इनकेस अगर हम टूरिस्ट वीज़ा की बात करें, जहाँ पर आप होटल बुकिंग जो भी अकोमोडेशन है उसके बेस पे आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि अगर आपके पास जो होटल बुकिंग है वो वैलिड है, आपने कंप्लीट उसे पे कर रखा है, डमी आपने नहीं लगाई, उसके बाद में जो ट्रैवल अरेंजमेंट्स हैं वो बिल्कुल कंफर्म है। ट्रैवल अरेंजमेंट्स में जो आपकी फ़्लाइट है या जो आपने वहाँ पे कोई टैक्सी बुक कर रखी है, तो उसके आपने कंप्लीट पेड कर रखा है। तो आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब आपकी रिफ्यूज़ल आई है तो वो जो बुकिंग्स हैं वो वैलिड होनी चाहिए। अगर वैलिड्स हैं तब आप रिकंसिडरेशन के लिए अप्लाई करो, वहाँ पे ज़्यादा चांस होगा अप्रूवल होने का। और इन केस मान लो कि अगर वो बुकिंग ही एक्सपायर हो चुकी हैं, वो जो आपने टिकट दिखाई थी वो डमी थी, जो आपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दिखाए थे उसमें कोई प्रॉब्लम थी, टाइस को लेके प्रॉब्लम थी, आपकी सैलरी कम थी, और जो आपकी रिफ्यूज़ल है वो आपके डॉक्यूमेंट के साथ मैच करती है, तब आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपके डिसीज़न पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो होपफुली आपको ये भी पता लग गया होगा कि क्यों और कब आपको अप्लाई करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एक जेन्युइन रीज़न है, आपके डॉक्यूमेंट ठीक हैं, बट आपको अप्लाई करना है, तो कैसे आप अप्लाई करोगे? तो सबसे पहले क्या चीज़ है, सबसे पहले तो आपने गूगल पे सर्च करना है कि आईआरसीसी वेब फॉर्म, आपको वहाँ पे वेब फॉर्म नज़र आ जाएगा। उसमें आपने रिकंसिडरेशन के लिए रिक्वेस्ट डालनी है, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, यूसीआई नंबर, ये सब कुछ आपने मेंशन करनी है, और क्या क्या रीज़न थे वो भी आपने एक बारी ध्यान से पढ़ने हैं। उसके बाद में आपने जो भी आपके रीज़न थे रिफ्यूज़ल के, उसे ध्यान से पढ़ के आपने एक रिक्वेस्ट लेटर, एक जस्टिफिकेशन लेटर ड्राफ्ट करनी है। उसके बाद में आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, देखो होता क्या है कि जो भी पुराने डॉक्यूमेंट्स थे, है ना, हो सकता है कि उन्होंने आपके बैंक स्टेटमेंट को नहीं चेक किया हो, आपके बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट को नहीं चेक किया होगा, या आप लगाने भूल गए हों। तो आप जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सबमिट करें, जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट है, ट्रैवल प्लान है, जो इन्विटेशन लेटर है, और साथ में जो अपडेटेड सर्टिफिकेट्स हैं, अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी यहाँ पे अटैच करें। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपकी रिफ्यूज़ल आ जाती है टाइस को लेके, बट आपके यहाँ पे काफ़ी टाइस स्ट्रॉन्ग हैं, आप मैरिड हैं, आपके यहाँ पे भाई बहन है, आपका कनाडा में कोई नहीं था, बट फिर भी गलती की वजह से टाइस को लेके रिफ्यूज़ल आ जाती है, तब दोस्तों आपको यहाँ पे नए एविडेंस यहाँ पे अपलोड करने हैं कि मेरा यहाँ पे इंडिया में काफ़ी अच्छे टाइस हैं, मैं वापस आऊँगा अपनी होम कंट्री में जो मेरे टाइस हैं उसके लिए। तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, उसके बाद में जो वेब फॉर्म है उसे सबमिट कर देना है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप गूगल पे सर्च करें, वहाँ पे वेब फॉर्म को निकालें, वहाँ पे अपनी डिटेलिंग डालें, अपना एप्लीकेशन नंबर डालें, यूसीआई नंबर डालें, वहाँ पे अपनी रिफ्यूज़ल के बारे में लिखें कि क्यों आपकी रिफ्यूज़ल है और आपको क्यों लगता है कि आपको जो वीज़ा मिलना चाहिए। उसके बाद में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं वो अटैच करें, आपके जो आपने पुराने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए थे, बैंक बैलेंस था, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट था, वो अटैच करें और उसे सबमिट करें। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लगाने चाहिए। तो सबसे पहले है रिक्वेस्ट लेटर। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब न्यू एप्लीकेशन लगती है तो जस्टिफिकेशन लेटर साथ में अटैच होती है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट लेटर भी अटैच होती है। तो रिक्वेस्ट लेटर में क्या चीज़ है, आपने वीज़ा ऑफिसर को रिक्वेस्ट करना है कि सर आपने मुझे इस डेट पे मुझे आपने डिसीज़न दिया, बट अनफॉर्चुनेटली वो रिफ्यूज़ल आई, और मुझे ये लगता है कि आपने जो भी यहाँ पे डिसीज़न दिया वो मेरे डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करता, मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और आपने गलती से मुझे ये रिफ्यूज़ल दे दी है। तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट लेटर में ये सब कुछ लिखते हो। उसके बाद में जस्टिफिकेशन लेटर आप एक ड्राफ्ट करते हो। तो यहाँ पे आपने जो भी वीज़ा ऑफिसर ने आपको रिफ्यूज़ल दी हैं उसके आपके पास क्या क्या आंसर है, कैसे आप उसको जस्टिफाई करते हो, तो वो एक लेटर यहाँ पे बनता है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट जो हैं अपडेटेड डॉक्यूमेंट हैं, जिसमें बैंक स्टेटमेंट है, लीव लेटर है, फ्लाइट टिकट है, होटल बुकिंग है या इन्विटेशन है, तो वो आपने यहाँ पे अटैच करने हैं। उसके बाद में आपका पर्पज़ क्या था जाने का, क्यों आप जाना चाहते थे, क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी था, तो उसमें आप इन्विटेशन लेटर, आप होटल बुकिंग या आपका जो भी ट्रैवल
ट्रैवल प्लान था वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। उसके बाद में टाइस के डॉक्यूमेंट ज़रूर अटैच करें। इनकेस आपकी टाइस को लेके आपकी रिफ्यूज़ल आ जाती है, आपको ये कहते हैं कि आपके टाइस कमज़ोर हैं, आपके टाइस लिमिटेड हैं, आपके कनाडा में ज़्यादा अच्छे टाइस हैं, तो है ना, टाइस को लेके आप यहाँ पे अपने एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, अपनी फैमिली के डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। इनकेस अगर आप एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट करते हैं तो आप अपनी लीव लेटर एनओसी को भी सबमिट कर सकते हैं। तो बेसिक ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए जब आप रिकंसिडरेशन के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि क्या चांसेस होंगे कि इनकेस आप प्रोसेस को भी फॉलो कर लेते हैं, आप डॉक्यूमेंट भी अपलोड करते हैं, तो कितने चांस होंगे वीज़ा आने के। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, वीज़ा तब आपका आ सकता है, वैसे भी जो रिकंसिडरेशन में अप्रूवल रेट है वो काफ़ी कम है, बट यहाँ पे हाई चांस होंगे इन केस अगर वीज़ा ऑफिसर को लगा कि जी मैंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिस कर दिया था या मुझे असेसमेंट करते वक्त मुझसे कोई गलती होगी, तो वहाँ पे वो आपको वीज़ा दे देगा। दूसरा, इन केस अगर आपके जो होटल बुकिंग्स हैं वो वैलिड हैं और उन्हें लगता है कि अगर आपको ये हम नहीं वीज़ा देंगे तो आपका नुकसान हो सकता है, ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो वो आपको वीज़ा यहाँ पे भी दे देगा। तीसरा, इनकेस आप यहाँ पे टाइस को अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट कर देते हैं कि ये मेरे टाइस हैं और मैं इनके लिए वापस आऊँगा, उसमें आपकी जॉब है, आपकी फैमिली है, आपकी प्रॉपर्टी है, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दे सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, उन डॉक्यूमेंट को आपको सबमिट करना चाहिए। तो यहाँ पे ज़्यादा चांस होंगे आपके वीज़ा आने के। आपके कब चांसेस नहीं होंगे, देखो होता क्या है कि वीज़ा ऑफिसर जब आपकी फ़ाइल को एक्सेस करता है, असेसमेंट करता है, तो उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और 99% जो वीज़ा ऑफिसर हैं वो गलतियां नहीं करते। आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके बेस पे ही आपकी रिफ्यूज़ल मिलती है। बट इन केस अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो कहाँ पे चांसेस नहीं होंगे। मान लीजिए कि आपने इवेंट के लिए अप्लाई किया था, आपने बर्थडे के लिए अप्लाई किया था, वेडिंग के लिए अप्लाई किया था, एनिवर्सरी के लिए अप्लाई किया था, या कोई और ऐसा पर्पज़ था जो सिर्फ सिंगल डे के लिए वैलिड था और आपने वो ऑलरेडी पास हो चुका है, तो आपको अप्लाई करने का दोबारा फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो तो इवेंट चला गया है ना, तो वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा क्यों देगा। उसके बाद में अगर आपके यहाँ पे टाइस ही नहीं है, अगर आप ये शो नहीं कर पाए कि आपकी जो होम कंट्री है वहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग टाइस हैं, तो वो तब भी आपको क्यों वीज़ा देगा। क्योंकि कोई भी जब वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा देगा, आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करो, तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि आप क्यों वापस अपनी होम कंट्री आओगे। तीसरा, इन केस आप कोई नया डॉक्यूमेंट या कोई अपडेटेड डॉक्यूमेंट नहीं अटैच करते, आप सारे सेम डॉक्यूमेंट को अटैच कर देते हैं, तो यहाँ पे भी काफ़ी कम चांस होंगे वीज़ा आने के। तो ये यहाँ पे मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि आपको किस तरीके से जो वीज़ा मिल सकता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाया कि रिकंसिडरेशन प्रोसेस क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट है, कितने वीज़ा के चांसेस हैं। इन केस अभी भी कोई आपका क्वेश्चन है, अभी भी आपका कोई डाउट है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे थ्रू प्रोसेस करना चाहते हैं, कंप्लीट फाइलिंग का प्रोसेस करना चाहते हैं या रिकंसिडरेशन को हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हैं, तब भी स्क्रीन पर नंबर विजिबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।